और भाइयों बस जहन से शॉर्ट रास्तों से अमीर होने वाली स्कीमें निकालो और मेहनत पे ध्यान दो और मेहनत करो। आओ यहाँ पे थोड़ा है पर सुकून का है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मलिक। और आज है जी संडे, हम निकले हैं आउटिंग पे। मैंने कहा साथ साथ एक आध वीडियो बना लेते हैं चैनल पे लगाने के लिए और कुछ ना कुछ गपशप भी लगा लेते हैं। आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है पोलैंड आने जाने का लोगों का। तो मैंने कहा जी हम भी पोलैंड में ही हैं, तो आपको भी इस बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या किस तरह आना चाहिए, क्या एक्सपेंस होते हैं और क्या सबसे आसान तरीका है यूरोप में आने का। तो मेरा तो ये इस बारे में यही स्टांस है कि अगर आपका कोई और यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लग जाता है, कोई अच्छा यूरोपियन कंट्री है जिसका वीज़ा लगता है लाइक फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, डेनमार्क, इस तरह के फ़िनलैंड, नॉर्वे, इस तरह की कंट्रीज़ का अगर वीज़ा लगते हैं फिर तो आप जो हैं लाजमी उसी कंट्री वाली साइड पे जाएं, आपको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर अगर जो मिडिल क्लास बंदे होते हैं जिनके पास इतना पैसे नहीं होते हैं उन कंट्रीज़ में जाने के लिए, उनके लिए पोलैंड बेस्ट है। इटली भी बेस्ट है, लेकिन इटली में ज़्यादातर एडमिशन्स नहीं मिल रहे होते क्योंकि स्कॉलरशिप का सिनेरियो वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको वीज़े का बड़ा मसला होता है। चलते हैं अब प्रोसेस की तरफ। तो आपने सबसे पहले अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपना एफआरसी, वो आपने सब कुछ मोफा से और एचएससी से टेस्ट करा लेना है। उसके सारा कुछ टेस्ट कराने के बाद जो है ना, आपने यूनिवर्सिटी की ईमेल्स ढूंढनी है। एडमिशन यूनिवर्सिटी वालों को मेल करें, उनका ईमेल निकालें, आप उन्हें ईमेल करें कि हम जो है यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपके एडमिशन ओपन है तो हमें बताएं। तो अगर एडमिशन ओपन होंगे वो आपको यूनिवर्सिटी वाले अपने पोर्टल का एड्रेस दे देंगे। उनके पोर्टल पे आपने सिंपल अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो एडमिशन आपके उधर ओपन होंगे, तो आपने बस डायरेक्ट एडमिशन अप्लाई करना है। 25 से 30 यूरो इनकी एडमिशन फ़ी है, इतनी ज़्यादा फ़ी भी नहीं होती एडमिशन फ़ी। तो आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद जैसे ही उनकी तरफ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा, एक्सेप्टेंस लेटर मिलते ही वो आपको कहेंगे जी आप अपनी फ़ीस सबमिट कराएं। आप फ़ीस सबमिट कराएंगे। फ़ीस सबमिट करवाते ही आपको 6 या 7 दिन बाद जैसे ही उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में आएगी तो आपको वो लेटर जारी कर देंगे जी, फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर का। वो लेटर और आपने अपना पासपोर्ट की कॉपी आपने जाके एम्बेसी को मेल करनी है। जैसे ही आप एम्बेसी को मेल करेंगे वो, तो एम्बेसी आपको टाइम देगी। उसमें ये होगा कि एम्बेसी आपको कहेगी कि इस टाइम तक आपको हम पोर्टल ओपन करेंगे अपना, आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वो अपॉइंटमेंट का आपको टाइम मिलता है, आप कोशिश करें उस टाइम से आधा घंटा पहले 2-3 लैपटॉप्स रख के डिफरेंट कनेक्शंस के साथ लगा के आप बैठ जाएं और आप रीलोड करते रहें उस लिंक को। जैसे ही ओपन होता है आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। अब मेन मसला आता ही अपॉइंटमेंट्स का है। एडमिशन्स हो जाते हैं पोलैंड में, सबसे बड़ा मसला आता है इनकी अपॉइंटमेंट्स का। इनका प्रोसेस स्लो है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं जी अपॉइंटमेंट पैसों की कर लो, वो भी नहीं कर सकते। वो भी इन्होंने भी या तो किसी न किसी ने ली हो तो अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि आप जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपने डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, तो स्लॉट्स मिलना नामुमकिन हो जाता है एक तरह से। आपको ख़ुद ही करना पड़ता है ये चीज़। बाकी ये प्रोसेस करने के बाद जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी चले जाने हैं। और एम्बेसी की फ़ीस जो है सिर्फ़ और सिर्फ 30,000 फ़ीस है उनकी। उसमें लीगलाइजेशन भी आ जाती है और इनकी अपनी फ़ी भी आ जाती है। डॉक्यूमेंट की लीगलाइजेशन वो लाजमी होती है। ये आपका छोटा सा प्रोसेस होता है जिससे आपका स्टूडेंट वीज़ा लग जाता है। इसमें अब पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ का ये है कि इतना हाई लेवल का जीपीए भी नहीं मांगते। मेरा अपना जीपीए 2.6 था बैचलर्स में, मुझे मिल गई है यहाँ पे एडमिशन और सेल्फ पे आ जाते हैं बंदा। अब जो सबसे मेन बात ये है कि आप पोलैंड तो आ जाते हैं और यहाँ पे आपको क्या फेस करना है, और ये भी जहन में रखें, यहाँ पे आपको कम से कम 6-7 महीने लग जाते हैं एडजस्ट होने में। आपको चाहिए कि इतना एक्सपेंस अपने लिए साथ लेके आएँ
कि जहाँ पे आप उसको यहाँ पे गुजारा कर सकें। क्योंकि अगर तो आप अपना एक्सपेंस नहीं लेके आएंगे तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। आप कहेंगे कि यार हमारा गुजारा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। कुछ जॉब्स का ये सीन है कि डिलीवरी जॉब्स हैं, वो इजीली मिल जाती है, आपको डे 1 से ही मिल जाती है। यहाँ पे इतना मसला नहीं है डिलीवरी जॉब्स का। आपको वेयर हाउस की जॉब मिल जाती है, उसके अलावा फैक्ट्री जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा टफ़ हो जाता है आपको फिर स्टडीज़ के साथ और मैनेज करना। लेकिन आप इसमें ऐसे है कि आप अपनी फ़ीसेस जो है ना इतना जल्दी निकाल नहीं सकते उधर से। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। या तो फिर आप सारी फ़ीसेस वहाँ से लेके आएँ और यहाँ पे आके अपना सिर्फ लिविंग एक्सपेंस और हॉस्टल एक्सपेंस पूरा करें, या तो फिर आप अपना यहाँ पे आएंगे तो फिर स्टडी आपकी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। ये एक सच है। जब बंदा साथ साथ कमाता भी है और साथ साथ पढ़ता है, फिर ये चीज़ें हो जाती हैं, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इजी रास्ता यूरोप में आने का ये स्टडी वीज़ा का है। उसके बाद आजकल यहाँ पे ये वर्क परमिट्स भी दे रहे हैं। वर्क परमिट्स का जो टोटल एक्सपेंस आता है वो यहाँ से इनकी जो करेंसी है वो है PLN, जिसे कहते हैं पोलिश ज़ुलोटे। तो उसमें ये जो कंपनी लेती है यहाँ पे हार्डली 500 ज़ुलोटेस लेती है आपको वर्क परमिट देने के लिए। वर्क परमिट तो मिल जाता है, जिसके पाकिस्तान में लोग वर्क परमिट के 12-12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वो वर्क परमिट तो आपको यहाँ पे 500 ज़ुलोटे का मिलता है, वो बन जाते हैं पाकिस्तानी 40-50 हज़ार में, आपको 30-40 हज़ार में बन जाते हैं। वो आप ले लेते हैं, वो आपको दे देते हैं। बाकी उनका प्रॉफिट है 12 लाख 13 लाख में, जितना भी 50 हज़ार निकालो पीछे क्या बचता है, सारा प्रॉफिट है। अब इशू ये है कि वर्क परमिट से पाकिस्तान में वीज़ा नहीं लगता और इनके जो रेशियोज़ हैं वो बहुत कम होते हैं। इनके जो वीज़ा रेशियोज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं वर्क परमिट के। इसलिए क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं जो वर्क परमिट ले रहे हैं, ये ना तो अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ना फिर यहाँ की नेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, और जिसमें मसला होता है। आपने कुछ ना कुछ करना है लाजमी, या तो आपने अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखना है या यहाँ की लैंग्वेज सीखें घर में बैठ के यूट्यूब से। ये रास्ता है। और हमेशा हर कंट्री का जो वर्क परमिट होता है हमेशा फ्री ही होता है, या उसकी जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं वो ही होते हैं, ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो कंसल्टेंट होता है ना वो आपसे अनगिनत पैसे डिमांड करता है, और जब आप लोग आ जाते हैं फिर आप डिप्रेस होते हैं। यहाँ पे अगर आप 20 लाख 15 लाख रुपए दे के आते हैं और आपकी जो सैलरी बनती है ना वो 1100-1200 यूरो बनती है। ये भी आप 12-12 घंटे जॉब्स करके आपकी बनती है, क्योंकि यहाँ पे यूरो उस तरह नहीं चलता। इनकी जो करेंसी है वो PLN है। तो ये तो मैं आपको ओवरऑल जो जितना बनता है उसके यूरो के एस्टीमेट बता रहा हूँ कि यार यूरो में आपको इतना बनेगा, क्योंकि लोगों को पॉलिश के एक्सचेंज रेट नहीं पता थे, पॉलिश ज़ुलोटे का। तो ये बात है। तो यहाँ पे भी कुछ ख़ास पैसा नहीं है। आपके 5 साल वो आपकी बेस बनाने के लिए, आप 5-6 साल यहाँ पे लगा के आपको PR मिल जाए, तो वो वाली सारी बात है। बेसिकली एक्सपेंस इतना ज़्यादा होता नहीं है जितना इन लोगों ने बनाया हुआ है। और स्टडी वीज़ा के लिए तो मैं तो कहता हूँ जिन लोगों ने बैचलर्स किए हुए हैं उनके लिए तो बेस्ट है यार। 4-5 हज़ार यूरो में आपकी डिग्री हो जाती है। उसमें क्या है, आप यहाँ पे आके पैसे कमाने लग जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है। मेरे यहाँ पे इतने दोस्त हैं जिनकी जॉब्स लग चुकी हैं, IT कंपनीज़ में जॉब लगी है। उसके अलावा जो IT सेक्टर के लड़के हैं जो पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं IT सेक्टर में, उन्हें चाहिए अपने लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग करें। लिंक्डइन पे अपना रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस लिखें। उसमें यह है कि इन्हें ईज़िली यहाँ से जॉब्स की ऑफ़र्स मिल सकती हैं। और अगर आप ख़ुद नहीं करना चाहते, ये प्रोसेस, फिर आपको कंसल्टेंट्स को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि कंसल्टेंट्स तो फिर वो तेज़ छुरी लेके बैठा होता है, उसने तो आपको लूटना ही लूटना है, क्योंकि उसका तो काम ही ये है। लेकिन मेरा इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि अगर तो ये लोग जायज़ पैसे लें, लाइक 1000 यूरोज़ लेते हैं अपना प्रॉफिट, तो अच्छी बात है यार। 3 लाख रुपया प्रॉफिट ले लेते हैं, चलो काम कर रहे हैं, अच्छा है यार। एक स्टूडेंट से आप 10-10 लाख रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं, वो 10 लाख रुपया आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं?
आप उसको वीज़ा की गारंटी नहीं दे सकते। आपको यूरोप के वीज़े की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। आप 20 लाख 30 लाख लगाएं, जो मर्ज़ी ये करें, आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के या इंग्लिश कंट्रीज़ के, कनाडा, इसके वीज़े जो होते हैं इनकी गारंटी कोई भी नहीं देता, क्योंकि ये वीज़े लगते ही एम्बेसी के थ्रू हैं। ये वीज़े किसी के पास पड़े नहीं होते। जो यहाँ पे अब मैं रह रहा हूँ, मेरे पास कहीं से भी वीज़ा नहीं आ सकता यहाँ का। यहाँ पे कोई भी बंदा है उसके पास वीज़ा नहीं आएगा। और दूसरी बात, वर्क परमिट, यहाँ पे आपको वो बंदा जो यहाँ का रिहायशी है वो भी आपको वर्क परमिट नहीं दे सकता जब तक उसकी कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड ना हो, प्रॉपर वो टैक्स पेयर ना हो, प्रॉपर वो सारे मामलात क्लियर ना रखता हो, क्योंकि फिर सारे पेपर्स देने पड़ते हैं उन्हें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सारा मामलात करने पड़ते हैं। बाकी ये बड़ा इजी स्टेप होता है वर्क परमिट देना, अगर तो आप लीगल काम करें। और आपको तो पता है ज़्यादातर लोग जो हैं टैक्स चोरी वाली साइड पे भागते हैं। हर जगह पे यही हिसाब है हमारे, जहाँ पे देसी होंगे। और यहाँ की अपनी जो कंपनीज है वो देती हैं वर्क परमिट्स। बस हमारे जो बीच में कंसल्टेंट मिडल मैन है वो आपको बस चूना लगाने में तुला हुआ है, तो कुछ कर नहीं सकते हम, क्या कह सकते हैं। बाकी और भाई किसी को भी किसी किस्म की भी गाइड की ज़रूरत हो, कुछ पूछना हो, जैसे मेरी जर्नी थी, जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको साथ गाइड करता रहूँगा कि कैसे कैसे आपने प्रोसेस करना है। और ये सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको अभी ऑलरेडी पहले बता भी दिया है, कि जिसमें आपने सारे मामलात ये वाले देखने, इसका सिंपल सा जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, जिसमें ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। हाँ, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में वो बताना रह गया कि बैंक स्टेटमेंट का क्या सीन है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से इनकी जो होती है वो आपसे पर मंथ का एक्सपेंस और हॉस्टल फ़ी वगैरह के हिसाब से बताते हैं कि एक साल की आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। जो यहाँ पे एवरेज हम लोग शो करते हैं, जितने लोग आए हैं उन्होंने 20 से 25 से 30 लाख रुपए शो किए। जो पहले आए थे उन्होंने 12-13 लाख भी शो किए, उनके उस पर भी वीज़े लगे हैं। और अभी भी शायद 20 लाख 22 लाख पे लग जाता है वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी जस्टिफाइबल हो। तो आप लोग कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट्स को हमेशा मेंटेन रखें। बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बंदा लोन ले लेता है किसी से, अपनी क्लोज़ फैमिली से, अपने मामलात से सारा कर लेता है, तो बंदा एडजस्ट कर लेता है। लाजमी नहीं है कि आपके पास अपना ही पैसा हो, बंदा लोन उठा के कर लेता है। और बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़ाया भी नहीं होती, वहीं रहेगी यहाँ पे है। बस उन्हें जस्टिफाई करना है जी पैसे कहाँ से हैं, तो आपने बस एक्सप्लेन करना है कि हमने अपने वालिद साहब से लिए हैं या वालदा से बारो किए हुए हैं। ये चीज़ है सारी आपकी। बाकी साथ साथ आप नज़ारे भी देख रहे हैं, ये हालात है पोलैंड के, ये वाक़यात हैं। बाकी जो पैसा, अगर पैसे कमाने की सोच है, आप कहेंगे आते ही पैसा बहुत ज़्यादा कमाएं, ये वो नहीं है। इससे ज़्यादा पैसे आप मिडिल ईस्ट में कमा सकते हैं। इनसे, इस कंट्री से, पुर्तगाल से, पोलैंड से, ये जो चेक रिपब्लिक्स की जो कंट्रीज़ हैं ना, इनसे ज़्यादा पैसा आप सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत में कमा सकते हैं। लेकिन आखिर में बात वही आती है कि आप 30-40 साल उन्हें दे के पीछे आपके पास नेशनलिटी नहीं है वहाँ की, आपको लात मारते हैं जी बाहर जाओ, वापस जाओ। यहाँ का ये फ़ायदा है कि आपको फिर ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलते हैं, बाद में काफ़ी कुछ मिलने लग जाता है, आपको अच्छी लाइफ मिलने लग जाती है आपको। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ज़रूर आएँ आप पोलैंड, अच्छा कंट्री है, लोग भी अच्छे हैं, इतने हार्ड नहीं है। थोड़े बहुत इनकी लैंग्वेज का वो है, बाकी ठीक है, अच्छे मामलात हैं। क्योंकि हर जगह सेट होना मुश्किल होता है। हमारे अपने मुल्क के लोग थोड़े हार्ड हैं, बंदा किसी से क्या एक्सपेक्ट करे। तो जब आप किसी के मुल्क में आते हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, और जिसमें सबसे पहले जो है आपका सेक्रीफाइस कल्चर शॉक का तौर पे लगता है आपको। कल्चर शॉक के हिसाब से ये बात है कि आपको खुला डुला माहौल मिलता है यहाँ पे, आपको हर चीज़ अवेलेबल है हर लेवल के हिसाब की, क्योंकि यूरोप है, इनके लिए तो जो चीज़ें जायज़ हैं वो मिलनी है। तो हर इंसान के लिए अपना हिसाब है कि वो ख़ुद क्या करता है और कैसे बिहेव करता है, किस तरह चलता है। तो इस चीज़ का आखिरी कंक्लूजन यही है कि आप लोग ज़रूर कोशिश करें पाकिस्तान से निकलने की। जो पाकिस्तान के हालात हैं काफ़ी हार्ड हुए हैं, और भाई जब तक ख़ुद मेहनत नहीं करोगे ना, ख़ुद कोशिश नहीं करोगे, इस तरह लुटते रहोगे लोगों के हाथों, पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि हर बंदा जो है पाकिस्तान में वो अमीर होना चाहता है, और जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप जल्द से जल्द अमीरी वाली साइड जाओगे ना,
उसमें फिर आप लोगों के गले ही काटोगे, और ये गले ही काट रहे हैं। कितना हार्ड होता है अपने मुल्क में 25-30 लाख रुपया कमाना और ऑलरेडी सेव किया हुआ ना, तो ये लोग नहीं समझते। बहरहाल मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा, कोशिश करो भाई, खुद करो सब कुछ, जितना कुछ कर सकते हो खुद करो। और उससे बेहतर है कि गूगल से इंफॉर्मेशन लो, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन लो। जो लोग यूट्यूबर्स हैं उनसे बोलो जी वो तुम्हारी हेल्प करें, नीचे कमेंट्स में उनकी वीडियोस देखो जाके, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और जहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं भी आपको अपना इंस्टाग्राम दे दूँगा, वहाँ पे आप आके मुझसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और भैया बस जहन से ये शॉर्ट रास्तों से अमीर होने वाली स्कीमें निकालो और मेहनत पे ध्यान दो और मेहनत करो। आओ यहाँ पे थोड़ा है पर सुकून का है, यहाँ पे एक्सपेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है। आपका अगर 4,000 4,500 कमाते हो तो एक्सपेंस आपका 1,000 ही बनता है, बाकी 3,000 बच जाता है आपका। तो अच्छे भले पैसे सेव कर सकते हो आप बाद में, वर्क परमिट वाले बंदे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो उसमें फिर आपको 2,000 2,500 आप कमाते हो, उसमें आपका ख़र्चा पानी निकल जाता है। जो स्मोकिंग करते हैं यहाँ पे सिगरेट्स वगैरह महंगे हैं, जिस पे आपका ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो नहीं करते, जिन्हें अपने मामलात का पता है, तो उनके लिए ठीक है। मेरा एक्सपेंस यहाँ पे 1,000 का हो जाता है, जिसमें 500 खाने के पीने के और 500 के जो रिहाइश है उस पर चले जाते हैं। सुकून से माहौल है, बेहतरीन माहौल है यहाँ पे, और किसी से पंगे आप खुद ना करो तो कोई भी नहीं करता। बस शराबियों से दूर रहो और बस मज़े करो और कोशिश करो बस पाकिस्तान से निकलने की जितना ज़्यादा हो सके। और निकलो, आओ यहाँ पे सेटलमेंट लो और अपना काम करो। और मेहरबानी करके यहाँ आके सेट होने के बाद पाकिस्तानियों को चूने ना लगाओ, मेहरबानी करके। ये जितने बेगैरत यहाँ पे सेटल्ड हैं 90% चूनेबाज हैं। जिसको मौका मिलता है वही चूना लगाते हैं अपने लोगों को। यहाँ के लोगों को बैंकों से पैसा उठा लेते हैं, 2 नंबरी करते हैं। बस इन कामों को छोड़ के आओ यार, अपने मुल्क को भी बदनाम ना करो, अपने लोगों के लिए भी मसले ना करो। एक बंदा 2 नंबरी करके हराम पैसा कमा के अमीर तो हो जाता है, लेकिन वो पिछली जो अपनी सारी कौम है उसको तबाह कर देता है, उसके लिए मसाइल बना देता है सारे के सारे।